सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 22 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि इतने लंबे समय से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कैसे चल रहा है, तो इसमें एक ही बात आती है कि हमारे जो दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सतत रूप से निरंतर देखते हैं, और आप लोग जो इतने उत्साह और धैर्य के साथ पधारते हैं, इंतजार करते हैं और प्रश्नोत्तरी को अपना स्नेह देते हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि स्टेट सर्विसेज जो हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज, जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, उसको उत्तीर्ण करके उसमें सफल होकर के जो लोग अभी ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आज पधारे हैं। और साथ में खादी और ग्रामोद्योग, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर सर्विंग, दे हैव ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड, और उसके बाद में अभी OTS में आप भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपको थोड़ा अनुभव भी है। और बाकी जो लोग आए हैं पहले अन्य सर्विसेज में भी रहे होंगे, कई फ्रेशर्स भी हैं आप में से, आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां एक बार बजाइए। और एक बात विशेष रूप से प्रश्न ये पैदा होता है कि वो लोग कौन है सफलता आवश्यक रूप से जिनका वर्णन करती है। आपने कड़ी मेहनत की, आपने एग्जामिनेशंस, कई बार हो सकता है आप में से कुछ लोग असफल भी हुए हों, कई लोग ऐसे हैं तो हो सकता है कि टैलेंट में आपसे बेहतर हों, मेहनत उन्होंने कड़ी की हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनका चयन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके भी कई कारण हो सकते हैं। जब हम सफलता की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन। चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता हो, नियम वही है, फिलॉसफी वही है, फॉर्मूला वही है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम जानकारी संग्रहित नहीं करते। हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम सिर्फ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और उसे जब हम प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद जब नौकरी लग जाती है तो वो जानकारियां भी विस्मृत हो जाती है। वो डोमेन तो है ही, लेकिन जहां आपकी पोस्टिंग होगी, जहां आप जाएंगे, वहां आपको ट्रेन किया जाएगा, वहां की चीजें आप सीखेंगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि जो आपने पढ़ा है वो भी आपके ध्यान में रहे। और देखिए, सफल वो लोग नहीं होते हैं जो जानकारियां अर्जित करते हैं। अर्जन करना ठीक है, करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपडेशन ऑफ नॉलेज। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि एक्सप्लोजन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, कंफ्यूजन हो जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं ABCD। जब तक आप थॉरो नहीं है, अपडेट नहीं है पूरे, तब तक आपको लगेगा कि सभी उत्तर सही है। और यही त्रासदी है, पढ़ाई करने के बाद, समय देने के बाद, वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सफल नहीं होते, उत्तीर्ण नहीं होते, बिकॉज द एनवायरनमेंट इज फियर्सली फॉट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। और उसके लिए आपको वन अप होना पड़ेगा। और एक चीज मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि बिगेस्ट प्रॉब्लम है क्या इन लर्निंग, है क्या इन अंडरस्टैंडिंग, है क्या, वो ये है कि हम समझने की चेष्टा नहीं करते, इस मायने में कि हम औरों को सुनना ही नहीं चाहते और लोग क्या कहना चाहते हैं। तो चूंकि आप सिविल सर्वेंट्स हैं, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि सदैव एक कॉमनर की तरह रहें। सदैव ये समझें कि वी आर ए सिविल सर्वेंट, वी आर पेड आउट ऑफ द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम ए कॉमन मैन। हम नौकरशाह हैं, यानी हम
नौकर हैं, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में एक आम आदमी के नौकर हैं। हम में विश्वास प्रकट किया गया है, हमें समाज में जो बेहतर लोग समझे गए उनको चयन किया गया है, एज ए ट्रस्टी हम काम कर सकें, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट कर सकें। लोग बड़ी लालायित निगाहों से आपकी ओर देखेंगे, वो अपेक्षा करेंगे जिस असाइनमेंट पर भी आप जब होंगे, जब आप फील्ड में जाएंगे और पद धारित करेंगे, वो अपेक्षा करेंगे। और जब आपने भी ये तय किया कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो एक जिजीविषा होगी, आपके मन में भी एक प्रण होगा कि मैं व्यवस्था में परिवर्तन करूंगा। तो आइए हम संकल्पित होते हैं कि हमसे जो अपेक्षित है, एक आम आदमी ये उम्मीद लगाए बैठा है कि परिवर्तन होगा। आपको जब देख रहा है, आप में आस्था प्रकट कर रहा होगा। हमारे दर्शक जो इसको देख रहे हैं, उनमें से कई लोग जो कॉमन मैन हैं, जो सोचते हैं ये युवा जो यहाँ पर बैठे हैं ये हमारा भविष्य है। तो इस संकल्प के लिए कि उनकी अपेक्षाओं पर आप खरा उतरेंगे, जोरदार तालियां बजाइए एक बार। तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और मेरा पहला सवाल है, आपको यह बताना है कि 21 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में अपने भाषण में नौकरशाहों को एक मंत्र दिया, सलाह दी, उनसे अपेक्षा की। आपको ये बताना है उन्होंने मंत्र क्या दिया। मोटे रूप से उन्होंने ये कहा कि आपको लोगों के बीच में जाना है, सरकारी योजना को और योजनाओं को समझना और समझाना है, आपके जो काम करने के जो ट्रेडिशनल और पारंपरिक तरीके हैं उनको बदलना है, कुछ नवाचार करना है, और ये सोचना है या देखना है कि किसी भी योजना का जो अंतिम उद्देश्य है वो है एक आम आदमी जो है उसकी मदद हो। क्या वास्तव में आप डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हैं या सर्विसेज कर रहे हैं, उसे वो फायदा हो रहा है या नहीं। इस संदर्भ में उन्होंने एक मंत्र दिया। वो मंत्र क्या दिया वो बताइए। काफी लोगों को मालूम है, बताएं मैम आप। रिफॉर्म, परफॉर्म और रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो इसको एक्सप्लेन करें, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि भाई इसका अर्थ क्या, प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं कि रिफॉर्म क्या, रिफॉर्म किस चीज का रिफॉर्म? जो भी उनके पुरानी योजनाएं हैं उनको रिफॉर्म करके वो आगे नहीं, योजनाएं तो अपनी जगह है, उसकी कार्य प्रणाली, कार्य निष्पादन कैसे करेंगे, कार्य निष्पादन जो करना है उसे रिफॉर्म करें हम, ठीक है, उसमें परिवर्तन करें, ठीक है, उसमें परिवर्तन फिर करके रिफॉर्म के बाद परफॉर्म, फिर परफॉर्म का मतलब फिर उस कार्य को करें, उसको देख करके कि उस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं, यानी जो वर्तमान ढल रहा है उसमें रिफॉर्मेशन होना चाहिए और फिर आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, और फिर और उससे क्या होगा, उसको ट्रांसफॉर्म करें। तो किसको ट्रांसफॉर्म करें? जो भी क्रिया प्रणाली वो अपनाई जा रही है, क्रिया प्रणाली हो गई, उससे व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाएं। योजनाएं जो आप लोगों के हित में सरकार चलाती है, ठीक है। आपका शुभ नाम? नीलम महिया। नीलम जी, थोड़ा सा, ठीक है, आपको पुरस्कार तो बिल्कुल मिला है। हमें ये जो मैं मंत्र लेकर के चल रहा हूं, लेकिन ये बात सही है कि रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म होता है, ऐसा नहीं है। रिफॉर्म टू परफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म। परफॉर्म वाली बात जब तक हमारे और वो हमारे बस में है, और इसलिए हम लोगों के लिए, हम वो लोग हैं जिनके लिए रिफॉर्म टू परफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने कहा अपनी जिंदगी के बारे में, उन्होंने कहा द सीक्रेट ऑफ माई लाइफ इज ए नोबल लिविंग, एंड नोबल लिविंग कंसिस्ट इन 3 थिंग्स। ये 3 चीजें कौन सी है कि बाबा साहब ने कहा कि मेरा जो जीवन है, मेरी जो लाइफ है, वो इन 3 चीजों से बनी हुई है, या उसका जो सीक्रेट है, मैं इस मुकाम पर पहुंचा, वो 3 चीजें क्या, बताइए और जीते पुरस्कार।
जी खड़े होइए आप। जी Learning, जोर से बोलें साहब। learning, लर्निंग, character building, कैरेक्टर बिल्डिंग, and third is sincerity towards society. सिंसियरिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। एंड लर्निंग मीन्स Learning means keep on updating to yourself, जो आपके निरंतर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। of knowledge. ठीक है, Yes. ज्ञान प्राप्त करना। आपका शुभ नाम? रोहित, रोहित साहब, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए रोहित साहब के लिए, जोरदार तरीके से। देखिए, लर्निंग होनी चाहिए, यानी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज सतत रूप से होना चाहिए। फिर करेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। एल्स व्हाट्स द यूज ऑफ योर बीइंग, किसी भी व्यक्ति का होने का कोई अर्थ नहीं है। एंड देन सिंसियरिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, जिनके लिए या जिनके बीच में आप काम कर रहे हैं। ये सीक्रेट ऑफ लाइफ बाबा साहब ने बता दिया, हमें उसे धारित करना है। उनके सम्मान में श्रद्धा के रूप में तालियां जोरों से बजाइए आप। देखिए, दो गाने हम आपको सुनाएंगे और उनमें आपस में थोड़ा साम्य है और आपको ये बताना है। पहला है, उसमें सिर्फ आपको बताना है कि इन दो गानों के गीतकार कौन है। गीतकार एक ही है। एक तो है तीसरी कसम, फिल्म 1966 में आई, राज कपूर और वहीदा रहमान स्टारर। उसका एक गाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। ये सभी ने सुना होगा और मुकेश ने इसे गाया है और शंकर जयकिशन का इसमें संगीत था। एक दूसरा है, बहारों फूल बरसाओ, बहारों फूल बरसाओ, और मेरा महबूब आया है। ये आपको मालूम होगा, फिल्म सूरज का है, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला। और मैं इसमें आपको ये भी बता दूं कि मोहम्मद रफ़ी ने गाया है और संगीत शंकर जयकिशन का ही है। अब इतना सारा बताने के बाद में अब आपको ये बताना है कि वह गीतकार कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, जिन्होंने इन दो कालजयी गीतों को रचा है। बड़ा ही सरल, एक हाथ खड़ा किया गया और सबसे पहले खड़ा किया है आपने, शैलेंद्र। शैलेंद्र। थोड़ा देखते हैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा है। फिर पहले इधर से हाथ खड़े हुए थे कुछ जी, खड़े हो साहब। आनंद बख्शी। आनंद बख्शी, आप आनंदमय तरीके से विराजे हुए हैं, आनंद बख्शी, लेकिन आनंद नहीं है। कोई बात नहीं जी, बोले आप। हसरत जयपुरी। हसरत जयपुरी, वाह, हसरत पूरी हो गई आपकी। शुभ नाम? मुकेश कल्ला। मुकेश कल्ला साहब, तालियां जोरों से बजाइए मुकेश जी के लिए जोरदार तरीके से। और देखिए, बहारों फूल बरसाओ, इस गाने को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया उसके लिए तो, लेकिन साथ ही साथ लिरिसिस्ट का कौन, हसरत जयपुरी, जयपुर के जाए जन्मे। अष्टांग योग, आपको ये बताना है कि प्राणायाम का क्या अर्थ है और ध्यान का क्या अर्थ है। अष्टांग यानी 8 अंग, 8 अंगों के द्वारा योग करना, विधियों के द्वारा, तरीकों के द्वारा, प्रक्रियाओं के द्वारा। तो चौथा है उसमें प्राणायाम। तो पहले तो प्राणायाम की हम बात करते हैं। यस मैम, बताएं आप। जी नमस्कार सर। नमस्कार। प्राणायाम का अर्थ है श्वास को नियंत्रित करना, नियमित करना, और ध्यान का अर्थ है अरे एक ही दें सब, बाकी एक और आपकी पड़ोसन को पूछ लूं शायद। हाँ, अगर आप तो पूरी ज्ञान व्यान है। अच्छा,
इससे क्या होता है, अपन नियंत्रित करते हैं श्वास को वगैरह, इससे कुछ थोड़ा विस्तारित, पुरस्कार तो पक्का। हाँ थैंक यू सर। जी। सर, श्वास को नियंत्रित करने से हमारा स्वास्थ्य जो है, हमारे अंदर आंतरिक जो स्वास्थ्य है उसमें काफी सुधार आएगा। हमारा चलिए साहब तालियां जोर से बजाइए। शुभ नाम? ऋतिका चराया। जी, ऋतिका चराया। ऋतिका जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए साहब, जोरदार तालियां जोरों से बजाइए साहब। अभी भी कायम है आपका क्लेम या? जी बोले आप जी। और अष्टांग योग? नहीं, अष्टांग योग में मैंने ये कहा था कि उसका चौथा योग तो है जो अभी बात हो गई प्राणायाम, सातवां है ध्यान। ध्यान से क्या तात्पर्य है? अगर आप मतलब मेडिटेशन? मेडिटेशन, हाँ, इसमें क्या होता है साहब? अपना ध्यान केंद्रित करना। किस पर केंद्रित करना? किसी भी एक निश्चित निश्चित, यस, जो ध्यान की वस्तु है, जो आपने तय किया किसी भी चीज पर फोकस्ड होना, मेडिटेशन। शुभ नाम? रिनी। रिनी जी, आपकी तो जानकारी पूरी है। रिनी कास्तेवाल जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए साहब। तो पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसकी तो महिमा और योग दिवस हम मनाते हैं तो गौरव होना चाहिए, गौरवान्वित अनुभव करना चाहिए कि योग के प्रणेता हैं हम। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जब बाहर गए अमेरिका तो उन्होंने कहा हम कभी क्लेम नहीं करते कि इसके आविष्कारक हम हैं, भारत है, इसलिए कोई एकाधिकार है। तो उन्होंने यही कहा, चीजों पर एकाधिकार यानी मोनोपोली मत रखो, मानवता के कल्याण के लिए सभी कार्य किए जाना चाहिए, शोध किए जाने चाहिए, इन्वेंशन होने चाहिए, डिस्कवरीज होनी चाहिए। जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, अब हम आपको रूबरू करा रहे हैं राजस्थान की जो लोक संस्कृति है, लोक गीत है, लोक गायन है, लोक नृत्य हैं, लोक वाद्य हैं। एक ऐसे ही वाद्य से जो तंतु वाद्य है, आपने कई बार इनको देखा होगा। इसमें 2 सवाल पूछ रहा हूं और मैं 2 पुरस्कार दूंगा अलग अलग। आपको एक तो ये बताना है कि ये वाद्य यंत्र कौन सा है जिसे नारियल की कटोरी पर चमड़ा मंड करके और एक जो बांस की खपच्ची होती है उसमें 2 खूंटियां लगा करके 9 तार बांध करके उसे बजाया जाता है। तो एक तो आपको देखना ये क्या है, और दूसरा जो इन्हें बजाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं। अगर ये भी बता देंगे तो ठीक है। हाथ खड़ा करें साहब जी, बोले आप। सर, रावण हत्ता। रावण हत्ता, वाह क्या बात है, आपने तो देखते हुए इसे पहचान लिया, रावण हत्ता। एक पुरस्कार तो मैं आपको दे ही दूं, आपने क्लेम नहीं किया मैम, मैंने देखा रावण हत्ता को। ये और यार सर कहां जा रहे हो? हाँ, क्या बात है। शुभ नाम? भावना शर्मा सर। जी, भावना शर्मा। भावना शर्मा। देखिए भावना जी, आपकी भावना बड़ी विशुद्ध है, शुद्ध है, लेकिन थोड़ा पंच भी डालिए, थोड़ा तड़का भी लगाइए। ठहरिए, वेयर इज माई पुरस्कार, आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट, ये अंदाज होना चाहिए। हाँ साहब, अब इसे जो बजाते हैं इसमें पुरुष भी होता है और महिला भी होती है, उन दोनों को क्या कहते हैं? एक विशिष्ट नाम बताइए और जीते पुरस्कार। जी बोले आप। ये भोपा समाज कहते हैं। नहीं, उन दोनों को क्या कहते हैं? समाज ठीक है, एक पुरुष और एक स्त्री होते हैं, उन दोनों को क्या कहते हैं? भोपा और भोपी। भोपा और भोपी। आपका शुभ नाम? शिशुपाल सिंह गाड़िया। शिशुपाल सिंह जी, क्या बात है, क्या बात है। भोपा और भोपी। और एक पुरस्कार और दे दूंगा कि ये भोपा भोपी ये बचाते हुए एक विशिष्ट कार्य करते हैं जजमानी का, और जब वो करते हैं तो किसी चीज का वाचन करते हैं। मैंने इतना कह दिया, वो क्या वाचन करते हैं बताइए? अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये कौन बोला रे? कौन बोला? पता नहीं। अगर आप पता बता दी, मैं सिर्फ इसलिए आया कि कोई कह दे मेरे से गलती हो गई अतिरेक में, तो मैं कहता आप पुरस्कार लीजिए। और कारण क्या? ऑनेस्टी निकल गया मुंह से। अब सजा जो देनी है दे दीजिए, अभी भी कहा जा सकता है। अभी भी बताया जा सकता है। अगर कोई ईमानदारी का परिचय देना चाहे, कौन था वो? सूरमा घोषित होगा, सूरमा। कौन था? कोई क्लेम करने को तैयार है? नहीं, जिसने बोल दिया था, निकल गया था अतिरेक में। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो क्या हुआ, ये चुगली हो गई, ये चुगली हो गई। और आपका शुभ नाम क्या है? सर, सुमित्रा चौधरी। सुमित्रा जी,
कई बार क्या होते हैं कि हम कईयों को नहीं आप बता रहे हैं, कोई बात नहीं निकल के उसमें कोई बात नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया। अपराध उन्होंने किया जिन्होंने ईर्ष्यावश पीठ पीछे छुरा भौंका। आपका शुभ नाम? शैलजा पाराशर। जी? शैलजा पाराशर। शैलजा। और आपने क्या बताया साहब? फड़ वाचन करते हैं। नहीं आपका सुमित्रा। सुमित्रा जी। अब शैलजा जी, पर्वत की पुत्री शैलजा, क्या कहें, पहुंच नहीं हमारी वहां तक। बेस्ट फ्रेंड है। आप क्या अपना विचार उनके बारे में बदलेंगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बदलेंगी? कोई बात नहीं सर, मेरे जैसे मुझसे गलती हो वैसे इनसे हो गई जल्दी में। इनसे गलती नहीं हुई, गलती आपसे हो गई। इन्होंने प्रेम का अतिरेक, इन्होंने कहा मेरी ये खास शैली है ना, ये इन्होंने बताया देखो। हाँ, तो ये भाव कुछ नहीं था। और देखिए हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है, अपराध शास्त्र, उसमें एक ही चीज है, मेंसरिया, यानी इंटेंशन। अगर गिल्टी इंटेंशन है, शैलजा का इंटेंशन गिल्टी नहीं था। गलत नहीं तो तालियां बजाइए जोरों के लिए और पुरस्कार ले लीजिए आप, बिकॉज यू नो। देखिए, एक प्रख्यात गायक, उसके गाए हुए 2 गाने आप सुने, आनंदित हो, और आपको बताना है उनका नाम। अब आपको बताना है कि मेल वॉइस यानी जो गाने गा रहे थे वो किसने गाए। मैम आप खड़ी हो। मोहम्मद रफी। और ठहरिए साहब, अभी वो इसलिए कि आपने हाथ खड़ा किया, लेकिन जब मैं गुजर रहा था तो आपने, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आप ये अन्यथा ये नहीं समझें कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी हाइट छोटी है इसलिए आपने, और कि शायद मैंने नहीं देखा हो, ये मेरा मंतव्य नहीं था, ये कदापि नहीं है। आप ऐसा समझ रहे हैं क्या? नहीं। सवाल ही नहीं है साहब। तो अब आप पहले तो शुभ नाम बताएं। विजय शर्मा। विजय जी, विजय तो आपकी निश्चित है। नाम ही आपने रखा। तालियां जोरों से बजाइए विजय जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, थोड़ा सहज भाव में थोड़ा सा आनंद, जीवन में हर क्षण आनंद लीजिए। मौका बेमौका हंसिए, ठहाका लगाइए, सीरियस कभी मत रहिए, और इस बात का इंतजार मत कीजिए कि अगर ऐसा होगा तो मैं खुश होऊंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर दुखी रहोगे। इसलिए हो या ना हो, वो हो तो बोनस सेलिब्रेट और कर लेना, बाकी ठहाका लगाओ विजय जी के लिए जोरदार तरीके से। एक पुरस्कार और दे दूंगा अगर इन 2 फिल्मों के नाम बता दें। एक का तो बड़ा ही सरल है, प्यासा और तीसरी मंजिल। प्यासा और तीसरी मंजिल, एक सही हुआ, दोनों जो सही बताएगा। अरे दूसरा तो गाना इतना जबरदस्त है कि उसमें कोई जरूरत ही नहीं थी। जी बोले आप। चौदहवीं का चांद और तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल और चौदहवीं का चांद, उसमें तो स्वयं ही उत्तर था। वाह क्या बात है। शैल जा, पुरस्कार ले जा। तालियां शैलजा के लिए जोरदार तरीके से बजाइए आप। और तीसरी मंजिल आर.डी. बर्मन का संगीत और चौदहवीं का चांद रवि का संगीत, और शकील बदायूनी ने इसे लिखा था। और वो पहले वाला तीसरी मंजिल मजरूर सुल्तानपुरी। इस जानकारी के लिए भी बजा सकते हैं तालियां आप। देखिए, कृषि मंत्रालय भारत सरकार की एक किसान पोर्टल सेवा है। वो पोर्टल सेवा, उससे क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, ये क्या है?
जी बोलें आप। सर एक निशुल्क एक टोल फ्री नंबर है सर, उसके ऊपर सारी सूचनाएं किसान से संबंधित दी नहीं, जाती हैं। टोल फ्री नंबर नहीं है, वो नंबर कोई और है। वो भी मैं आपसे एक सवाल पूछ लूंगा। जी खड़े हो आप। जी सर, हम इसमें कृषि संबंधी जानकारी। नहीं, ये क्या है? जी एक पोर्टल जो है भारत सरकार के द्वारा आप शुरू तो किया गया। पोर्टल तो मैं बोला, ये पोर्टल क्या है ये समझाएं थोड़ा। किसान पोर्टल क्या है? जी सर, हम इसमें कृषि से नहीं है क्या? क्या कर सकते हो बात की बात, ये क्या है? ये कॉल सेंटर है, यहाँ पर कॉल। नहीं, कॉल सेंटर नहीं। ठहरिए सब, ठहरिए। जी बोलें आप। किसान सेवा केंद्र है। नहीं, केंद्र नहीं। पूछा आपको मैंने। जी खड़े हो आप। सर किसानों से संबंधित जो उनकी नहीं, संबंधित नहीं, ये क्या है? चैनल है साहब। नहीं, चैनल नहीं। थोड़ा टेक्निकल हो, थोड़ा खड़े होइए साहब। सर एक वेब है सर। हाँ, वेब है, एक वेबसाइट है। किसान पोर्टल इज वेबसाइट। हाँ, आपका शुभ नाम? सर पंकज सिंह। पंकज सिंह सर। पंकज सिंह जी, अब आप बताइए इसका उपयोग क्या है? किसानों से संबंधित है सर। तो किसानों से संबंधित क्या? अपनी जानकारी फसलों से संबंधित हाँ, लेना। तो सभी प्रकार की जानकारी जो किसानी के काम है, कोई भी हो, उसका उत्तर वहां मिलेगा उसे। वाह, क्या बात है। तालियां जोरों से। शुभ नाम क्या बताया? पंकज सिंह सर। पंकज सिंह जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। तो पढ़े तो थोड़ा सा 2012 में इसे लॉन्च किया गया था। कंप्यूटर और इंटरनेट, ये सुविधा होनी चाहिए। फिर आप जाइए, पूछिए जो आप जानना चाहते हैं। हर चीज, बाजार भाव हो, मौसम का हाल हो, और कोई भी बात हो, कोई खाद के बारे में पूछना हो, कोई फसल के बारे में पूछना हो, और कोई जानकारी। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप। देखिए, भारत सरकार ने किसानों को एक निःशुल्क सुविधा दी है। आपको बताना है किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है। यस मैम, आप खड़ी हो। 1800 1800 180 180 155 मैं पहले तो देता हूं आपको पुरस्कार और फिर उसे व्यक्ति को देता हूं चुनौती जो कहता है गलत। 1800 180 1551 1 थोड़ा धीरे बोला। वो खड़े हो जाओ पहले तो, जिन्होंने चुनौती दी। डर गए वो। जयबाला जी, डॉक्टर जयबाला। आप कुछ कह रही थी जयबाला जी? मुझे कह रहे थे कि उन्होंने जैसे मुझे चैलेंज किया मैं भी घबरा गई। देखिए, आप तो जयमाल है। बाला। मैं नहीं, तुम और तुम, यानी एक दूसरे पर हम उंगली उठा रहे हैं। तो मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि दोष किसका है, दोष किसका है, इसे बाद में तय कर लेंगे। दोष किसका है, इसे बाद में तय कर लेंगे। पहले इस नाव को तूफान से निकालो यारो, पहले इस नाव को तूफान से निकालो यारो। तालियां जोरों से बजाइए। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं रमेश शर्मा साहब को कि पधारें और प्रेरणा के 2 शब्द जश्न आजादी के इस प्रश्नोत्तरी विशेष के अवसर पर फरमाएं। रमेश शर्मा साहब। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो हमारी आज़ादी दिवस, जिसके हम बिल्कुल आज मायने आज़ादी के बदल गए हैं, लेकिन जो आज़ादी हमें जिस तरीके से हासिल हुई, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, अशफाकुल्ला खां साहब, राम प्रसाद बिस्मिल और ना जाने कितने लोगों ने आज हम जिस तरीके से खुली फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आज सबसे पहले, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं महात्मा गांधी जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस,
और उन सब दीवानों को, मतवालों को अपना शत शत नमन और प्रणाम करता हूँ। जैसे कि सुराना साहब ने फरमाया कि आज के इस दौर में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हमारा जो चैनल है डीडी राजस्थान दूरदर्शन, हमारी जिम्मेदारियां अलग हैं। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला खुद से है, हमारी ज़मीर से है, हमारी आत्मा से है कि जो शब्द हम बोल रहे हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, क्या हम उन पर अमल कर रहे हैं या नहीं। इसलिए हमें सबसे तेज़ रफ्तार या एक तरह तरह के जुमलों को तराश के अपनी विचारधारा को कुचलने का कोई हक नहीं है, जिस विचारधारा को आज हमारा देश उस मुकाम तक पहुंचा है कि जैसे आज लगने लगा है कि हम मंजिल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। खलील जिब्रान बहुत बड़े फ़िलासफ़र हुए हैं, आप में से सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा। एक बहुत अमीर आदमी था, उसके पास बहुत खूबसूरत चमन था, उसमें तरह तरह के पक्षी रखने का उसको बड़ा शौक़ था। एक दिन उसने एक परिंदा लिया और पिंजरे में डाल के अपने चमन में, अपने बाग में उसने रख दिया। और हैरत की बात थी कि बाकी परिंदों की तरह वो ना चहचहाता था, ना मुस्कुराता था, ना गुनगुनाता था, बस एक ही बात कहता था बार बार, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। तो उस अमीर आदमी ने सोचा और अपने लोगों को कहा कि इसको सारी सहूलतें मुहैया करो, इसके पिंजरे के नीचे खूबसूरत कालीन बिछा दो, इनको कल से दाना दुनका जो है वो ड्राई फ्रूट होना चाहिए, तमाम सहूलतें इस परिंदे को मुहैया की जाएं ताकि ये कहना भूल जाए, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। हुक्म के मुताबिक उस परिंदे को सारी सहूलतें मुहैया की गईं, लेकिन वो ये कहने से बाज ना आया, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। तो राजा सोच में पड़ा, वो अमीर आदमी सोच में पड़ा कि क्यों ना इसका वतन देखा जाए कि कैसा वतन है कि इसको सारी सहूलतें मुहैया कर दी लेकिन ये अपने वतन को नहीं भूल रहा। उसमें क्या खूबी है इसके वतन में। तो उसने कहा कि इस परिंदे को आज़ाद कर दो, लेकिन इसकी परवाज़ के पीछे पीछे जाओ और जाके मुझे आके बताओ कि इसका वतन कितना खूबसूरत है। क्या वहाँ इससे भी ज़्यादा सहूलतें हैं कि ये अपना वतन नहीं भूल पा रहा। हुक्म के मुताबिक परिंदे को आज़ाद किया गया और उसकी परवाज़ के पीछे जब लोग पीछा करते करते दूर रेगिस्तान में पहुंचे तो वही परिंदा एक रेगिस्तान में एक दरख्त जिसका ना कोई पत्ता था ना कोई शाख थी, रुंड मुंड से उसके ऊपर जाके बैठ गया और उसके पर फड़फड़ाने लगे, वो चहचहाने लगा और गुनगुनाने लगा। उसके बाद उसने कभी नहीं कहा मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन, क्योंकि वो अपने वतन में पहुंच चुका था। हमारा देश जैसा भी है
हमारा वतन जैसा भी है हमें मंजूर है। हमें किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल विलेज के इस दौर में पूरी दुनिया को अब ये एहसास है कि आने वाला वक्त भारत का है। और सुनहरी अक्षरों में जो आज के बाद इतिहास लिखा जाएगा, जो तवारीख लिखी जाएगी, उसमें हमारे भारत का, मेरे भारत का, आपके भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और वो लिखने वाले होंगे आप और आप, क्योंकि आप मेरे देश का भविष्य हैं, मुस्तकबिल हैं। आपकी मुस्कुराहटें और आपके चेहरों की ये खुशबू मुझे पैगाम देती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे कि सारी दुनिया हमारे सामने सर झुकाएगी और हम सर उठा के कहेंगे, मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, सुराना साहब जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, या आप लोग जिस मुकाम पे पहुंचेंगे, या टीचर्स जिस मुकाम पे हैं, आज हमें ये सोचना है कि हमारा फर्ज क्या बनता है। मुझे जो देश ने दिया, आज वो वक्त है कि मुझे मेरे देश की मिट्टी का कर्ज लौटाना है। मुझे अपने हिस्से का कर्ज जो है वो अदा करना है। इसीलिए याद रखिए, कभी मत सोचिए कि देश आपको क्या देगा, समाज आपको क्या देगा। यही सोचिए कि आप देश को क्या देंगे, आप समाज को क्या देंगे, आप मुआशरे को क्या देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा, वंदे मातरम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले नारी शक्ति, सर रमेश शर्मा साहब, मैं एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसमें आप और सांबेदी साहब, आप हमें बताएंगे। उसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, क्योंकि जब आज़ादी की बात चलती है तो महिलाओं की आज़ादी, जो कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, उस पर यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। आपको यह बताना अंदाज लगा करके, क्या कमी है, घर में सोचिए, समाज में सोचिए, हर जगह पर सोचिए, कौन सी कमी है, वो कौन सी चीज है जिसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी नहीं है। बराए नाम भागीदारी है, मैंने इतना भी हिंट दे दिया उस चीज में। वो क्या है बताइए, महिलाओं को क्या और ऐसी चीज है जो एम्पावर करने के लिए। राइट ऑफ फ्रीडम। नहीं, राइट ऑफ फ्रीडम तो है ही, अब इसमें एक चीज क्या और होनी चाहिए। सर पहले घूंघट प्रथा हटनी चाहिए, फिर तभी तो नौकरी करेंगे। हाँ हाँ, बस कुछ लोगों को, फिर अभी मैं 4 बातें आपसे, जो 4 मोटे रूप से कहे जाते हैं, जो रिसर्च के बाद में लोगों का निष्कर्ष जो है वो ये स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, ये 3। समाज पुरुष प्रधान समाज है, उसे दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। तो उसका क्या होना चाहिए, किस चीज में भागीदारी होनी चाहिए, वो कौन सी चीजें हैं जिनमें महिलाओं का योगदान नहीं होता। बस वैसे ही पूछ लेते हैं। पॉलिटिक्स में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, विमेन को एनहांस करना चाहिए पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जी, यस मैम बोलिए। अच्छा, बच्चियों ने, हाँ, चेतना, आत्मविश्वास की आज़ादी जी, आत्मविश्वास की आजादी। ओके, सर अपने विचार व्यक्त इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, उनके सुनते विचार प्रकट नहीं कर पाते। मैम आप बोलें। सर महिलाओं को हर तरह की आज़ादी है, वो शिक्षा प्राप्त कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन आज भी हर क्षेत्र में वो स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है। स्वयं निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है।
ये बस पूछ लेते हैं। सर, महिलाओं को जो आज़ादी मिलती है वो कुछ इस तरह से मिली है कि जब सूरज उगता है तो वो आज़ाद हो जाती है, और जब सूरज अस्त हो जाता है तो उनकी आज़ादी खत्म कर दी जाती है। भाई रात का उजाला, रात का अंधेरा हो गया और आप घर में कैद हो गए। वाह, वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सर, बहुत रेलिवेंट उत्तर आ गया, यही अपेक्षित था। इसके अलावा इर्द गिर्द भी जो आप कुछ अगर कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए प्रश्नोत्तरी का जो सामाजिक सरोकार है वो एक जिजीवसा पैदा करे, एक इंक्विजिटिवनेस, चीजों के बारे में सोच को प्रवृत्त करे, तो यही उद्देश्य है। तो आप बोलिए। आप महिलाओं को घर का भामाशाह भी बनाना चाहिए, जो हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो मैसेज है इस टाइम सर, क्या? तो ये मतलब यही मैसेज है उनका। अभी जैसे उन्होंने एक योजना चली थी कि महिलाओं के नाम से बचत खाते जो खोले जा रहे थे, जी। तो वो एक तरह से यही तो बताना चाह रही है कि हम किस तरह महिलाओं को ऊपर उठाएं, तभी तो जब उनके हाथ में घर की और जिम्मेदारियां, अपने निर्णय लेने की तो क्षमता बढ़ेगी। आर्थिक थोड़ा और। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, आप अन्यथा नहीं ले, और हमारे दर्शक भी उसको सही संदर्भ में देखेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान, जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, उनकी इकोनॉमी कुछ वर्षों पूर्व हिल गई थी, तो हमारे यहाँ पर उतना उसका दुष्प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि उसका कारण है बचत, बचत और बचत। और उस संदर्भ में कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि उसकी प्रणेता हैं महिलाएं, महिलाएं और महिलाएं। कहते हैं जितना पैसा खर्च के लिए वो लेती हैं, दिया जाता है, उसमें से बचाती हैं, बचाती हैं, बचाती हैं, इधर रखती हैं, उधर रखती। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे? सर वो बचाती है, जब भी तो आगे परेशानियों में वो पैसा काम आता है। काम आता है। अरे वाह, तो देखिए स्वीकारा, बहुत बहुत बढ़िया। जी जी। अभी जो एक उत्तर मिला था आपके प्रश्न का, तो जी। राजनीति में भागीदारी, तो राजनीति में भागीदारी तो मेरे ख्याल में कुछ कुछ प्रयास हो रहे हैं, उस तरीके से आ भी रही हैं स्त्रियां, जी। लेकिन जो मेरा उत्तर है वो ये है, भागीदारी, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। कि वो जो एक डमी के रूप में एक आता है, पंचायत में अपन देखते हैं कि पार्षद चुन जाती हैं, लेकिन उनके जो पुरुष पति हैं वो भागीदारी। मैं पूछ रहा हूं और थोड़ा कोट करना उपयुक्त समझता हूं, क्योंकि मैं भी जिला कलेक्टर रहा हूं और मैंने भी इस प्रकार के जो सरपंच पति और उस चीज को देखा है। उसके बारे में एक आर्ग्यूमेंट रमेश शर्मा साहब जो कहते हैं, मैं समझता हूं कि देखिए हर पक्ष आना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि आज मंत्री हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कई कई जो सीनियर लोग होते हैं वो अपना प्राइवेट पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, हे सरपंच विरोधी या सरपंच पति